जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। काफ़ी सवाल आ रहे थे क्यूसी के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के हवाले से। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं इंटरव्यू में। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, अप्लाई कर लें, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। एक बड़े क्रिटिकल से क्वेश्चंस कुछ हैं जो घूम फिर के आपके पास आते हैं, तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपका लेवल अगर एक्सपीरियंस भी है या फ्रेश भी है तो भी आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो नंबर 1 है, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल करता है क्या है, क्या चीज़ है क्वालिटी कंट्रोल, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर आपने देना, क्वालिटी कंट्रोल जो है मेन फोकस जिसका होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ड्राइव की और बैकबोन का हिस्सा रखता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कमर्शलाइज हो रही है, मार्केट में जा रही थी फॉर द पेशेंट यूजेज, उसको इंश्योर करना कि वो ठीक बन रही है क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड्स वाइज, क्योंकि ये डिफरेंट गाइडलाइंस को थ्रू एसओपीज, थ्रू प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करता है। ये बेसिकली मेन काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का। फिर अंदर बहुत सारे डिवीजन है, उसमें आपने नहीं जाना, आपने जस्ट ये बताना है। अच्छा, फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूए क्यूसी। क्यूए क्यूसी में क्या डिफरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर आपने ये करना है कि ये दो डिपार्टमेंट है जो अंडर क्यूसी क्यूए साथ मिक्स होकर काम कर रहे होते हैं। इन दोनों का मेन पर्पस ये होता है टू क्वालिटी को इंश्योर करना। जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेज में ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बाय स्टेप पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट बन रही है तो पहले वो ग्रेन्यूल्स में जाती है, फिर ड्राइंग होती है, फिर कोर में जाती है, फिर कोटेड होती है, फिर ब्लिस्टर पे जाती है। इस डिफरेंट स्टेज से गुजरते गुजरते जो प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्यूसी के अंदर आते हैं फाइनल टेस्टिंग के लिए या डिफरेंट स्टेज में क्यूसी की टेस्टिंग के लिए, तो डिफरेंट स्टेज पे प्रोडक्ट को इंश्योर करना कि ठीक जा रहा है या नहीं, ग्रेन्यूल्स ठीक बने, एनवायरमेंट का मॉइस्चर क्या था, वहां पे टेम्परेचर क्या है जिसमें बनाया जा रहा है ठीक है, यानी कंप्रेशन हो रही है तो टेबलेट की कंडीशन कैसी है, ब्लिस्टर हो रहा है तो कैसा है। तो उस एनवायरमेंट को भी, उस रूम को भी, वहां पे डिफरेंट स्टेज की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको इंश्योर करना, स्टेप बाय स्टेप पे वेट वेरिएशन का चेक करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस का मेन फोकस होता है एज आईपीसी। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है, जब ये प्रोडक्ट फाइनल होकर या सैंपल की फॉर्म में क्यूसी में आती टेस्टिंग के लिए, तो उनका मेन काम होता है क्वालिटी कंट्रोल को क्यूसी को टेस्ट करना, उसके डिफरेंट टेस्ट लगाना। तो वो डिफरेंट टेस्ट जो है एक पर्टिकुलर एसओपी के तहत काम करता है, तो ये मेन काम होता है क्वालिटी कंट्रोल का। एक डिपार्टमेंट के अंदर वो टेस्टिंग कर रहा होता है डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेज से हट के, लेकिन एक पर्टिकुलर एक एसओपी, एक डॉक्यूमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं दोनों डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कार्ल फिशर टेस्ट एंड एलओडी, एक तीसरा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, या कहीं भी चले जाइए आपसे लोग पूछते हैं चलते फिरते भी और इंटरव्यू के अंदर। तो इसका डिफरेंस दोनों में आपने बताना है। कार्ल फिशर या एलओडी का टेस्ट जो है ये बेसिकली किसी कंपाउंड रॉ मटेरियल के अंदर ज्यादातर लगाया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है कि मॉइस्चर को चेक करना, इसमें कितना वाटर है इस चीज को चेक करना। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस बेसिक ये है, जो कार्ल फिशर है ये जस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपको बताता है, ठीक है, कितना उसमें मॉलिक्यूल वाटर ऑफ लगे हुए हैं, जो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वो कार्ल फिशर के थ्रू आप टेस्ट कर देते हैं, चेक कर लेते हैं थ्रू इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन, एक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा होता है, ठीक है। जबकि एलओडी जो लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट है, ये इंडेफिनेट टेस्ट है और ये एक ओवन में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसका मेन पर्पज होता है मॉइस्चर चेक करना, वोलेटाइल सब्सटेंस को चेक करना, प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये भी बताता है। तो एलओडी जो आपको सारा कुछ बता देता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर कितना है वो भी, वोलेटाइल सब्सटेंस कितने हैं वो भी। लेकिन जो कार्ल फिशर है वो जस्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिजल्ट आपको देता है। ये बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एचपीएलसी। एचपीएलसी के मेन कंपोनेंट कौन से, लोग कंफ्यूज होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपसे एक्सपेक्टेडली पूछ सकते हैं। तो एचपीएलसी के 4 से 5 कंपोनेंट होते हैं। जब भी आप इसका आंसर इस तरह दिया करें तो मेन में आता है, नंबर 1 में आपका रिजर्वायर है, जो आपको मोबाइल फेस की बॉटल होती है, इसको भी कंपोनेंट में काउंट किया करें। एक वो हो गया। इसके बाद दूसरा कॉलम कंपार्टमेंट, जहाँ पे आपका कॉलम फिक्स होता है। इसके बाद आपका पंप का कंपार्टमेंट होता है नंबर 3। फिर नंबर 4 पे आपका डिटेक्टर का कंपार्टमेंट होता है। फिर नंबर 5 पे आपका डेटा एनालाइजर लोगर है, वो उसके साथ जो लगा है कंप्यूटर जो पीसी आपके साथ अटैच होता है, जिससे आप उसका डेटा रिकॉर्ड करते हैं। ये 5 कंपोनेंट एचपीएलसी के काउंट होते हैं, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपसे किसी वक्त भी कोई पूछ सकता है। तो एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग से क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इसका आंसर आपने ये करना है। एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग है बेसिकली जो एचपीएलसी ऑपरेशन के दौरान प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि एचपीएलसी एक बड़ा क्रिटिकल टेस्ट है, क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्रिटिकल टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक है। इसमें जो आपका पीक खराब हो जाता है, समटाइम्स आपकी पीक का आरटी शिफ्ट हो जाता है, आपका सिस्टम में एयर आ गई, पर्जिंग की रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये सब सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको टेलिंग आ गई, इनको हैंडल करना एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग कहलाता है। वेरी सिंपल है, सही है। ट्रबल शूटिंग वैसे क्या, ट्रबल्स जो प्रॉब्लम सामने आते हैं उनको सॉल्व करना, उनको फिक्स करना, ये एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग के अंदर आता है। जिसकी मिसालें मैंने पीक का आपको कहा, पीक शेप का आपको कहा,
आर्टी शिफ्ट हो गया, सिस्टम में एयर आ गई, लीकेज आ गई, इसके पीछे क्या कॉजेज हैं, इनको सॉल्व करना एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज आरएसडी और इसकी लिमिट क्या होती है। बेसिक क्वेश्चन, ये मैं फिर बोलूंगा बार बार, कुछ भी हो जाए इस तरह के सवाल आपने लाजमी पूछ लिए जाते हैं। तो आरएसडी का एक रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये बेसिकली जो एचपीएलसी पे एनालिसिस में 5 स्टैंडर्ड के लगाए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट लगाए जाते हैं और सैंपल के जैसे 2 लगाए जाते हैं। उन स्टैंडर्ड के डिफरेंट जो रेप्लिकेट है उनके दरमियान कितना डेविएशन हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, एक दूसरे से कितना डेविएट करते हैं, ये रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। और फिर इसकी जो लिमिट है वो नॉट मोर देन 2% है, यानी एक रन को दूसरे रन से, तीसरे रन से, चौथे रन, इन सब के दरमियान जो डेविएशन होगा, लेकिन वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो फिर वो रन एक्सेप्टेबल नहीं होते, वो रेप्लिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होते। ये बेसिकली कहता है आरएसडी सिस्टम ट्रूथबिलिटी का एक पार्ट है, मेन कंपोनेंट है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज एचपीएलसी पर्जिंग। ये लोग अक्सर मेरे पास पिछले दिनों सवाल आ रहे थे कि पर्जिंग क्या है बेसिकली। तो ये एचपीएलसी से रिलेटेड टर्म है। तो पर्जिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप सिस्टम में जब एयर आ जाता है डिफरेंट सोर्सेज से, आपके सॉल्वेंट से, आपके मोबाइल फेस से, जो आपने मिक्सिंग बनाया, मोबाइल फेस बनाया, कोई डिफरेंट एचपीएलसी पे सॉल्वेंट चलाया मिक्स करके, उनमें अगर डीगैसिंग जब आप नहीं करते हैं तो उनके थ्रू एयर आपके सिस्टम में चला जाता है। या आपका जो पोप है, पोप फिल्टर है, वहां से भी एयर चली जाती है अगर वो बॉर्डर से ऊपर, मोबाइल फेस की बॉर्डर से ऊपर निकल जाए। तो इन सोर्सेज से सिस्टम के अंदर एयर चली जाती है, तो वो एयर जो है आपको एनालिसिस में डिस्टर्ब करती है। सिस्टम को एयर फ्री होगा तब आपकी एनालिसिस एक्यूरेटली होती है, जिससे आपका आरएसडी भी आउट हो सकता है, आपके सैंपल के रिजल्ट भी खराब हो जाते हैं। तो इस एयर को निकालने का प्रोसीजर जो है एचपीएलसी से, वो पर्जिंग कहलाता है। एक पर्ज वॉल लगा होता है सिस्टम के ऊपर, जिसके थ्रू एक हाई फ्लो रेट ऑन करके पर्ज वॉल को पहले खोलते हैं, फिर प्रेशर को हाई करते हैं और तकरीबन 5 मिनट तक चलाते हैं 5 to 10 ml के फ्लो रेट पे। तो ये प्रोसीजर कहलाता है बेसिकली पर्जिंग का, जिससे सिस्टम से आप एयर रिलीज करते हैं। सिंपल वर्ड में ही है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू हैंडल एचपीएलसी वेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ये जज करना होता है कि जो एचपीएलसी पे काम करता है ये करता किस तरह, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके पास गाइडलाइन के स्टैंडर्ड्स क्या है, किस चीज की बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करता है। तो एचपीएलसी का वेस्ट क्या है बेसिकली, जो आप एचपीएलसी पे मोबाइल पे चला रहे हैं, वाटर चला रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है और लिक्विड वेस्ट दोनों होता है, सही है। जो एचपीएलसी का वेस्ट निकल के कलेक्ट हो रहा होता है एक बॉटल के अंदर, उसको पूछने का मकसद ये कि कैसे आप हैंडल करते हैं। तो इसका क्राइटेरिया होता है कि वो ये देखना चाह रहे होते हैं कहीं ये जाके बेसन में या सिंक में कहीं पोरिंग करके वहां तो नहीं डाल देता अगर वो बोतल भर जाती है। एचपीएलसी की वेस्ट की बोतल जो नीचे आपके एचपीएलसी की लगी होती है, अगर वो भर जाए तो उसका इंसिनेशन का प्रोसीजर होता है। इसको आप एक ऑर्गेनिक वेस्ट और लिक्विड वेस्ट पे अलग अलग जगह पे कलेक्ट करते हैं। आपका जो एरिया होता है वॉशिंग का, जब वो कंटेनर फिल हो जाता है फिर थ्रू एडमिन, थ्रू प्रोसीजर एक सर्टिफिकेशन बॉडी से आप रब्ता करते हैं और फिर उनको देते हैं, वो जाके इसको इंसिनरेट करते हैं और आप उनसे सर्टिफिकेशन लेते हैं। वो इंसिनेशन का उनके प्रोसीजर है, किसी भी मिट्टी में जाके, किसी भी एरिया में जाके जहां आप ह्यूमन के लिए और किसी लिविंग बॉडी के लिए नुकसान ना हो, वहां पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने ड्रेन कर दिया, जो भर गई बोतल और एचपीएलसी से निकाली और जाके अपने वॉशिंग एरिया में ड्रेन कर दी। ये प्रोसीजर गलत है। इसको पूछने का पर्पज यही है कि ये एचपीएलसी की वेस्ट को हैंडल कैसे करते हैं। तो इसको आपने बताना ही है कि इसको इंसिनरेट किया जाता है एज पर प्रोसीजर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और है, हाउ टू हैंडल रिमेनिंग क्यूसी सैंपल्स लाइक टैबलेट्स, लाइक कैप्सूल। इसके लिए भी मेरे पास पिछले दिनों एक सवाल आ रहा था कि एचपीएलसी में हम के लिए सैंपल मंगाते हैं क्यूसी की टेस्टिंग के लिए, टैबलेट के सैंपल हमारे पास आते हैं, तो वो कितने होने चाहिए और बाकी को हम क्या कहते हैं रिमेनिंग को। तो इसका एक प्रोसीजर है। देखो, हर कंपनी के अंदर एक एसओपी रिटर्न होता है जिसमें तकरीबन नंबर ऑफ सैंपल की क्वांटिटी डिफाइन होती है। कहीं पे 100 कैप्सूल या 100 टैबलेट्स और कहीं पे 200 टैबलेट्स भी उठाई जाती है। लेकिन टेस्टिंग के लिए आपकी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, वो कुछ दिन के लिए सैंपल आप रखते हैं, उसके बाद आप उसको इंसिनरेट करते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस सैंपल नहीं है। इसको कोल्ड स्टोरेज रूम में आप नहीं रखते, जैसे कि टैबलेट का सैंपल आया, ब्लिस्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज एरिया में आप फिनिश सैंपल रखते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टेज पे बल्क कंडीशन में आपके पास सैंपल आता है टैबलेट का, जैसे 200 टैबलेट आ गई या 200 कैप्सूल आ गए, तो उसमें से आपके 20 टैबलेट वेट वेरिएशन में यूज हो गई, कुछ डीटी में यूज हो गई, कुछ टैबलेट आपके डिसोल्यूशन में यूज हो गई, कुछ आपके एसए में लग गई, तो रिमेनिंग जो बच जाती है उनको फिर इंसिनरेट किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसका भी प्रोसीजर वो होता है, जैसे थर्ड पार्टी से आप सर्टिफिकेशन से, बॉडी से आप सर्टिफिकेशन लेते हैं इंसिनरेट करके। इससे भी वो ये जानना चाह रहे थे कहीं ऐसा ना हो जो टैबलेट बच गई हो, कहीं ये डस्टबिन में तो नहीं डाल देते। कभी भी डस्टबिन में आप इस तरह की टैबलेट, इस तरह का लीगल सैंपल, लीगल प्रोडक्ट आप नहीं डालते, वो गलत प्रैक्टिस होती है। इसको हमेशा इंसिनरेट किया जाता है। जो आपके डस्टबिन रखे होते हैं क्यूसी के अंदर, वो भी एक तरह का नहीं होना चाहिए। किसी एक पे इंसिनरेशन का ऑप्शन होता है, एक पे जस्ट लिक्विड वेस्ट का होता है, एक जस्ट नॉर्मल जो आप डस्टबिन में डाल देते हैं, कोई टिश्यू पेपर वगैरह। लेकिन जो आपका मटेरियल प्रोडक्ट है, कमर्शियल प्रोडक्ट, वो किसी चीज पे जब
इंटैक्ट आ जाती है तो फिर उसको इंसिनरेट किया जाता है, डायरेक्ट ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंका जाता। तो ये इस चीज़ को पूछने का पर्पज़ ये कि रिमेनिंग सैंपल को आप क्या करते हैं, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और पिछले दिन मेरे पास इसके बाद काफ़ी सवाल भी आ रहे थे। तो इस रिमेनिंग सैंपल को आप इस तरह हैंडल करते हैं, जितनी टैबलेट आपके पास टेस्टिंग में इस्तेमाल हो गया आप इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी को आप इंसिनरेट करते, डिस्पोज ऑफ करते, ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऊज एंड ऊड रिजल्ट, यानी OOS रिजल्ट से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों फर्क क्या है। अच्छा मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। जब आप OOS, जिसको हम ओस भी कहते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लोग यूज करते हैं, OOS क्या है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट, यानी जो आपके पास टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट की, जिसकी बेस पे आप QC में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, इस दोनों टर्म्स का कंसर्न भी ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से, इसीलिए वो आपसे पूछता है। जब आपके टेस्ट कोई भी न्यूमेरिकल टेस्ट उस स्पेसिफिक लिमिट से आउट हो जाए तो उसको हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट कहते हैं, वो फेल क्राइटेरिया मिल जाता है। फिर इसको इन्वेस्टिगेशन का पूरा एक प्रोसीजर है, उसकी डेप्थ में भी आपने नहीं जाना, ठीक है। और ऊट रिजल्ट क्या है, जब कोई आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट, यानी OOT क्या है, आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट। ये क्या होता है कि इस पे आपके जो कोई स्पेसिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है और आपके जो रिजल्ट आए वो विद इन द लिमिट तो आए, लेकिन ट्रेंड सेट क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चीज की लिमिट थी 90 to 100%, या लेट सपोज 50 to 60 की कोई चीज पीएच था, कोई था, या 4 to 8 पीएच आपके पास थी, लेकिन आपके पास कलेक्टिवली पीएच की एग्जांपल लेते हैं, कलेक्टिवली सैंपल्स आ रहे थे, उनकी पीएच 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 आ रही थी, 7 इस रेंज में आ रही थी। अचानक से आपके पास लिमिट आ गई 5.1, 5 to 8 लिमिट थी, ठीक है, 5.1 पे आ गई। अब लिमिट के अंदर तो है लेकिन आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट कहलाता है। इसी को हम कहते हैं OOT, यानी ट्रेंड से हट के जो रिजल्ट आपके पास आता है लेकिन विद इन लिमिट होता है तो वो आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट कहलाता है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन है। अगर आप QC में ऐसे जाके कोई इंटरव्यू देते हैं, जैसे आप मास्टर से B.Pharm है तो फ्रेश है या 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो इस तरह के घूम फिर के सवाल आपके पास आ जाते हैं। होप कि आपको वीडियो लाइक की होगी आपने, तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। वीडियो का पे एंड करते हैं। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।